जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं यूपी को दीपांकर सिंह। साथियों, पिछली कक्षा में हम कैबिनेट मिशन 1946 को अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसके द्वारा बहुत सारी घोषणाएं जो है वो की गई थी, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया था। जिसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई थी और एक अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन किया गया था। आज हमारा साथियों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले साथियों, जब भारत विभाजन की बात चल रही थी तो उसी समय पर और डिकी बर्ड प्लान में एबेल और इसमय इसको लेकर के आए थे। ये दो अंग्रेज थे। इन्होंने नेहरू जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि जो भारत का विभाजन करना है तो सभी प्रांतों को ये हक दे देते हैं कि वो भारत में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन इस प्लान को जो है अस्वीकार कर दिया, नेहरू जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत अखंड भारत है और हम भारत को अखंड बनाएंगे। नेहरू जी ने इसे बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बाल्कन प्लान था। इसके बाद साथियों हमारा आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन जो है इस टाइम पे भारत के वायसराय हैं। इस टाइम पे भारत के वायसराय कौन है? तो आप कहेंगे माउंटबेटन है। ठीक है साथियों, भारत का वायसराय माउंटबेटन ने इस योजना में कहा कि भारत के विभाजन और स्वतंत्रता पर बात की गई थी कि किस प्रकार से भारत का विभाजन होगा पाकिस्तान और भारत में, और किस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता जो है वो दी जाएगी, मतलब किस तारीख में हम भारत को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इसमें ये बात की गई थी माउंटबेटन योजना में। ठीक है साथियों, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली क्लाइमेंट ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है साथियों? ये संसद है ब्रिटेन की। कहाँ की संसद है? तो आप ध्यान रखेंगे ये ब्रिटेन की संसद है, जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पेश किया, जिसको 15 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। तो इन्होंने 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को सम्राट की शाही स्वीकृति प्रदान हुई। मतलब सम्राट कौन है? जो भारत सचिव थे, उनकी स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को इसे प्राप्त हो गई। ठीक है, और जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि हमारे भारत को कौन सी धारा के अंतर्गत जो है वो स्वतंत्रता मिली है, तो देखिए वो यही है, इस पर ध्यान देंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8A के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली। धारा 8A के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये सबसे मेन पॉइंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8A के अंतर्गत भारत को जो है वो स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अब साथियों जान लेते हैं कि हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसकी मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहले तो उसमें बात की गई कि स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे। मतलब भारत बंटवारे के लिए उसमें बात की गई थी कि 2 अधिराज्य यानी कि डोमिनियन होंगे। आजाद तो हो जाएंगे लेकिन अभी भी इनके ऊपर जो है कब्जा जो है वो वायसराय का होगा। ठीक है, एक अधिराज्य भारत होगा और एक अधिराज्य क्या होगा? आपका पाकिस्तान होगा। दोनों अधिराज्य के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा और भारत के लिए अलग से गवर्नर जनरल होगा। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी इनका नाम है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय थे। क्या थे? ये भारतीय। ठीक है, संविधान बनने तक शासन 1935 के अधिनियम से चलेगा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो देश का शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसके द्वारा चलेगा। इसी के साथ ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण जो है वो खत्म होगा। तो अब ब्रिटिश राज जो है भारत से खत्म हो गया। ठीक है, भारत का सम्राट पद खत्म कर दिया गया। जो भारत राज्य सचिव, भारत सचिव बनते थे वो अब यहाँ से खत्म हो गए। देशी रियासतों को शामिल होने न होने की स्वतंत्रता दी गई। जो हमारी देशी रियासतें थी, कितनी थी? लगभग 560 से ज्यादा ही थी, 565 के करीब देशी रियासतें थी। तो उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि आप अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो इसमें हो जाइए और पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो इसमें हो जाइए। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पॉइंट सबसे मेन है। भारत पाक सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग गठित हुए। तो भारत और पाक की सीमा पर जब भी बात आएगी, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न ये वाला जो पॉइंट है इसका जरूर जिक्र आता है कि भारत और पाक सीमा निर्धारण के लिए जो 2 आयोग गठित हुए थे वो कौन कौन से हुए थे या उनमें सदस्य कैसे कैसे थे।
या जो उनका अध्यक्ष था वो कौन था। ठीक है, तो अब हम इसको देख लें। पंजाब सीमा आयोग पहला आपका बना था इसमें साथियों, कौन सा, पंजाब सीमा आयोग। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग, 4 सदस्य इस आयोग में थे, 2 कांग्रेस के थे और 2 किसके थे, मुस्लिम लीग के। ठीक है, और बंगाल सीमा आयोग, इसमें भी 4 सदस्य थे, 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के। अब साथियों पंजाब सीमा आयोग क्या है, साथियों जो पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए तो 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। एक आपका जो बना था वो था पूर्वी पाकिस्तान और एक आपका था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 पाकिस्तान बनाए गए थे और इन भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए इन दोनों का जो अध्यक्ष थे वो थे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ का आपने काफी नाम सुना होगा, रेड क्लिफ इनके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर भारत और पाक सीमा जो रेखा है उसका नाम रखा गया है, जिसको आप जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो कि नवीन शर्मा सर द्वारा बनवाए गए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी संविधान सभा को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जुलाई अगस्त में इसके लिए चुनाव हुए थे। इसमें जो सदस्य जाएंगे तो उनके लिए चुनाव कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में। चलिए ठीक है, पहली अप्रत्यक्ष मांग संविधान सभा की यानी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग अनौपचारिक मांग थी। ये अनौपचारिक मांग का मतलब है जिसका कोई जवाब ना आया हो, मतलब ये मांग तो उठी थी लेकिन इसके जवाब में कुछ भी नहीं आया गया था, इसको इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक 1895 में की थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की अनौपचारिक मांग कब की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक 1895 में की थी। स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज है कि खुद का राज्य, यानी कि हमारा जो देश है वो खुद का देश होगा और खुद का ही राज होगा, मतलब हम अपने देश में खुद शासन करेंगे, किसी बाहरी ताकत को हम यहाँ पर शासन नहीं करने देंगे। तो ये था हमारा स्वराज। अब साथियों अगर आप देखें स्वराज, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने किया था सबसे पहले, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक हिंदी की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने किया था। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब हुआ, तो ये तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग है किताब में गया। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग यहाँ पर किया था। अब हमारी साथियों जो मेन पॉइंट है संविधान सभा, तो संविधान सभा के लिए देख लेते हैं अब हम कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा का जब गठन हुआ, ये तो जब आपका कैबिनेट मिशन आया था तो उसी में बताया जाता कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और ये जो संविधान सभा की साथियों ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले की थी। ठीक है, तो इसमें भारत पाकिस्तान दोनों के ही लोग जो है वो शामिल होंगे। संविधान सभा के कुल सदस्य थे 289, 389, 289। इसमें 11 प्रांतों से 292 सदस्य होंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, यानी कि कुल 296 जो है वो निर्वाचन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए आएंगे। 11 प्रांतों और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से टोटली 296 सदस्य जो है वो चुन करके आएंगे और 93 सदस्य जो है वो देसी रियासतें इन्हें मनोनीत करके भेजेंगी। जो देसी रियासतों के राजा होते हैं तो वो किसी को भी कह देंगे कि हमारी तरफ से ये जाएगा, तो ये इन्हें मनोनीत करके भेजेंगी। ठीक है, अब साथियों जो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना है, 296 सदस्यों का निर्वाचन होना, तो इनका निर्वाचन कौन करेगा। आपने काफी टाइम ये सुना होगा कि संविधान जो है वो, संविधान सभा जो है वो देश के सिर्फ 10% लोगों के द्वारा ही चुनी गई थी। तो ये क्यों कहा जाता है, उसका रीजन यही है क्योंकि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें तमाम जनता ने वोट नहीं दिए थे, बल्कि आपको याद होगा कि भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे 1946 के, और प्रांतीय चुनाव कितनी सीटों पे होते, 1585 सीटों पर विधानमंडल। ठीक है, 11 प्रांतों में 1585 सीटें थी, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं कि ये थे उस टाइम के विधायक। तो प्रांतों के जो विधायक थे 1585, इन्हीं की वोटों के द्वारा 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो आप बात समझ गए होंगे, इन्हीं की वोटों के द्वारा 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। और एक बात आपको ध्यान रखनी है जिसमें सबसे ज्यादा संशय रहता है,
ये संविधान सभा है जो है वो विभाजन से पहले की है, जिसमें 389 सदस्य हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, भारत अलग हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग हो जाएगा, तो पाकिस्तान अपनी अलग जा करके वो बनाएगा संविधान सभा। तो उस टाइम पर विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। तो अब किसी को भी ये डाउट नहीं रहेगा कि हमारा जो संविधान है वो 389 लोगों ने मिलकर के बनाया था, नहीं, बल्कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। उसके बाद साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हमने कैबिनेट मिशन 1946 में पढ़े थे, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव होने हैं। अब इन चुनावों में संविधान सभा के लिए सीटों का आरक्षण जो था, आरक्षित सीटें थी कुल, कुछ आरक्षित सीटें थी। कैसे? सामान्य सीटें थी 213 जिन पर चुनाव होना था। मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें आरक्षित थी। मुस्लिम लीग के लिए नहीं, मतलब ये मुस्लिम आरक्षित सीटें थी, इन पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, ठीक है, मुस्लिम लीग गलत लिख गया है, ये मुस्लिम आरक्षित सीटें थी 79 जिन पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। सिखों के लिए 4 सीटें थी, महिलाओं के लिए 15 सीटें थी, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 26 सीटें थी, और एसटी इनके लिए कितनी सीटें थी? तो इनके लिए 33 सीटें थी। किसमें? संविधान सभा में। जब चुनाव हुए तो चुनाव आप जानते हैं, कांग्रेस ने तो अखंड भारत के लिए प्रचार किया था और मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के लिए प्रचार किया था। नतीजा यह है कि 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें अन्य सदस्यों ने जीती, जिसमें 8 जो है वो निर्दलीय थे और 7 जो है वो छोटी पार्टियां थी। मतलब 8 जो सदस्य थे वो निर्दलीय सदस्य थे और 7 सदस्य जो है वो छोटी छोटी पार्टियों के थे, ठीक है। लेकिन साथियों हुआ क्या कि इस चुनाव का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया अंततः। हालांकि जब उनको 73 सीटें जीत गई, कितनी? 79 सीटें मुस्लिम आरक्षित थी, उसमें से 73 मुस्लिम लीग जीत गई। तो अब उन्हें फुल कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारे वाले जो हैं वो तो पाकिस्तान ही चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया कि हम इस चुनाव को नहीं मानते और संविधान सभा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। और फिर बिना उनके ही संविधान सभा ने अपना संविधान बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। इस हिसाब से साथियों, संविधान सभा की जो हमारी पहली बैठक होती है, यहाँ पर ध्यान देंगे, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, दिल्ली के असेंबली हॉल में। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है। दिल्ली के असेंबली हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये बैठक कितने बजे शुरू हुई? तो ये सुबह 11 बजे शुरू हुई। ये बहुत डीपली क्वेश्चन से, बहुत डीपली पॉइंट से जो अधिकतर टीचर्स नहीं बताते हैं, ठीक है। संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो कहाँ पर हुई? दिल्ली के असेंबली हॉल में, सुबह 11 बजे ये शुरू हुई थी। प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? तो प्रथम बैठक में 299 सदस्य आने थे, लेकिन 207 सदस्य ही आए। बैठक का मतलब है कि ये बैठक सिर्फ एक दिन की है, मतलब पहले दिन जो है तो भारतीय संविधान के लिए कितने सदस्य रह गए थे? 299, लेकिन उसमें से कितने? 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। देशी रियासतों ने इसमें भाग शुरुआत में नहीं लिया था। प्रथम सत्र में 211 सदस्य आए। सत्र का मतलब है कई दिनों तक चलने वाला, ठीक है। जो प्रथम सत्र है वो कई दिनों तक चलने वाला होता है। इसमें जो है टोटली जो हाईएस्ट संख्या थी वो 211 सदस्य थी। ये किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं? जैसे किसी दिन 207 सदस्य आए और अगले दिन जो है ये 2 सदस्य नहीं आए, इनकी जगह कोई और 2 सदस्य आए, तो ये 2 पहले आ चुके थे, ये 2 बाद में आए, तो यानी कि 2 और काउंट हो गए तो 209 हो गए। इस तरह से जो हाईएस्ट है वो 211 सदस्य प्रथम सत्र में आए थे। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब उनके बिना ही हमने जो है अपना काम शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग को मनाने की जिम्मेदारी बी.एन. राव को दी गई। बी.एन. राव जो थे वो काफी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे और मुस्लिम लीग के जो अली जिन्ना थे उनके साथ इनके अच्छे संपर्क थे, तो इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि जाइए आप मुस्लिम लीग को समझाइए, पाकिस्तान की मांग को छोड़ करके संविधान सभा में शामिल हो, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है। ये 1946 की बात चल रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मुस्लिम लीग अंत तक नहीं मानती है। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, शुरुआत में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। फ्रांस की एक परंपरा है कि जो सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति होते हैं उन्हें वो अध्यक्ष बनाते हैं। तो इसी परंपरा के आधार पर, तो ये भी काफी टाइम्स जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो किस देश की परंपरा के आधार पर बनाए गए थे।
ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। फ्रांस की परंपरा के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, और इनका जो नाम का सुझाव था वो किसने दिया था, तो जेबी कृपलानी जी ने। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, जेबी कृपलानी जी ने इनका नाम का सुझाव दिया था। इसके बाद साथियों प्रथम बैठक पर चर्चिल की टिप्पणी। चर्चिल आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल, जो इटली क्लाइमेट से 1945 में चुनाव जो है हार चुके हैं ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। अब 1946 में प्रधानमंत्री कौन है, इटली क्लाइमेट। तो इनकी यह चर्चा थी कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। प्रथम बैठक पर इन्होंने क्या टिप्पणी दी थी कि यह एक ऐसा विवाह है, मतलब संविधान सभा की जो बैठक है वो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन दुल्हन इन्होंने कहा था मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें नहीं आई थी कि इसकी दुल्हन ही गायब है। इसके बाद हमारी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में कौन कौन से मेन जो निर्णय है वो लिए गए, तो आप ध्यान रखेंगे। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी इसमें निर्वाचित किए गए। पूरी संविधान सभा ने इनका चुनाव किया। संविधान सभा के सलाहकार जो हैं वो बी.एन. राव बनाए गए, और मनोनीत उपाध्यक्ष जो है वो फ्रैंक एंथनी को इसमें बनाया गया। निर्वाचित उपाध्यक्ष तो हो गए एच.सी. मुखर्जी, और मनोनीत उपाध्यक्ष हो गए फ्रैंक एंथनी। तो इन दोनों में भी काफी डाउट रहता है। जब आपसे पूछे कि निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे तो एच.सी. मुखर्जी, और जब पूछे कि मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे तो फ्रैंक एंथनी। बात ध्यान रहेगी। इसके बाद साथियों संविधान सभा की कुल जो बैठकें हुई तो वो हुई थी आपकी 166। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, 166। 166 बैठकों में जाकर के संविधान हमारा पूरा बना था। अब हमारी तीसरी बैठक का हम जिक्र करते हैं। हम अधिकतर उन बैठकों का जिक्र करेंगे जिसमें कुछ मेन पॉइंट जो है वो हुए थे। बाकी तो बैठकें होती रही, 166 बैठकें हुई, बहुत ज्यादा हुई, लेकिन ये कुछ ऐसी बैठकें थी जिनमें कुछ मेन चेंजिंग हुए थे, तो उनको हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि उद्देश्य क्या है हमारा संविधान बनाने का। हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, भारतीय जो नागरिक है उस संविधान के द्वारा उन नागरिकों को किस तरह के अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। तो इस तरह का उद्देश्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब इसके समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसका समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ उद्देश्य प्रस्ताव होना चाहिए, तो उसका समर्थन किसने दिया था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसको समर्थन दिया। यही बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 संविधान की तीसरी बैठक में पेश किया गया था, यही बाद में जाके क्या हुआ, संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसे स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। मतलब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इस पर चर्चा होती रही, और 22 जनवरी 1947 को जाकर के इसे स्वीकृति मिलती कि हाँ भाई ये उद्देश्य जो है भारत का होना चाहिए। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आप कहेंगे 8 अनुच्छेद थे। यह उद्देशिका का आधार बना। जो हमारी प्रस्तावना है उद्देशिका है ये उसी का आधार बना। इसमें लोक प्रभुसत्ता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र भारत की बात कही गई थी। मतलब किस तरह का हमारा संविधान बनना चाहिए, संविधान के द्वारा भारत कैसा होगा, भारत लोकतंत्र होगा, भारत संघवाद होगा, भारत में सामाजिक न्याय होगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता होगी, और भारत में लोक प्रभुसत्ता होगी। तो ये सब बातें इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। संविधान सभा के कुल 3 वचन हुए, ये आप ध्यान रखेंगे, कुल 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब है कि पढ़कर सुनाना, पढ़कर सुनाना। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए जिसमें पढ़कर, अब पढ़कर क्या सुनाया जाएगा, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, जो आपकी प्रारूप समिति थी जिन्हें ये जुम्मा दिया गया था कि आप संविधान का प्रारूप तैयार कीजिए, तो उन्होंने अपना जो प्रारूप तैयार किया तो वो अब इस प्रारूप को पढ़ करके यहाँ पर सुनाएंगे इन वाचनों में, और संविधान सभा इस पर विचार करेगी कि ये प्रारूप ठीक है, इस प्रारूप में कौन से आर्टिकल्स, कौन सी बातें चेंज होनी है, कौन सी नहीं होनी, ये सब प्रारूप होता है। और इसका वाचन जो है वो 3 वाचन हुए थे। पहला जो वाचन है वो सबसे छोटा वाचन है, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला, सबसे छोटा वाचन है जो कि 6 दिन चला। दूसरा वाचन हमारा हो जाता है 15 नवंबर 1948 से शुरू, 9 नवंबर को पहला खत्म हुआ है, 15 से दूसरा शुरू हो गया, यानी कि इतने दिन बाद 9, 6, 15। तो इसको ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा वाचन 6 दिन चला और 6 दिन बाद ही दूसरा वाचन शुरू हो गया, ध्यान रहेगा।
सबसे छोटा वाचन कितने दिन चला? 6 दिन, और 6 दिन बाद ही दूसरा वाचन शुरू। 9 तारीख को पहला वाचन खत्म हो रहा है और 15 नवंबर को दूसरा वाचन शुरू हो गया। दूसरा वाचन हमारा चला 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे बड़ा वाचन था, ये सबसे लंबा वाचन था, तो इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वाचन जो कि 11 महीने तक चला था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 11 महीने। प्रश्न यही पूछा जाता है कि संविधान का सबसे लंबा या सबसे छोटा वाचन कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। और जो आपका तीसरा वाचन है, इस तीसरे वाचन के बाद हमारा संविधान जो है वो तर्क बन करके तैयार हो गया। तीसरा वाचन हमारा चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर को क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, इस दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया, और संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है इसी दिन से 26 नवंबर 1949 से ही लागू भी हो गए थे। आज तक हमने ये जाना है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसके कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। कौन कौन से, वो मैं आपको बता दूं। 26 नवंबर 1949 तीसरे वाचन का अंतिम दिन था, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान के 16 अनुच्छेद जो हैं वो लागू किए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, 393, 394, 391, 392। तो ये वो अनुच्छेद हैं सारे के सारे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ध्यान रहेगा, 26 नवंबर 1949 को कानून दिवस या विधि दिवस कहा गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इस अंतिम बैठक में हमने क्या क्या स्वीकार किया था उस पर अगर हम ध्यान करें अपना आकर्षित, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हमारी हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसके 2 दिन बाद हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को ही हमने अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे, तो हमने अपना राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकार कर लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे तैयार किया था, ठीक है। जन गण मन को प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। जन गण मन को प्रथम बार कहां पर गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को, और इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था, किसमें, बांग्ला भाषा में। और 24 जनवरी को ही हमने अपने राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है, ठीक है। इसी दिन इसको भी स्वीकार किया गया, और इसे बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। 24 जनवरी को और क्या क्या लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र मतलब गणतंत्र भारत के, ठीक है। तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान को बनाने का जिम्मेदारी कितने लोगों की थी, 299 लोगों की, ठीक है, 299। और जब भारत का संविधान बन गया तो 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो आप कहेंगे 284 लोगों के इस पर हस्ताक्षर है। अब संविधान के बारे में मोटी मोटी सी बातें जो हम जान लेते हैं। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। कितने दिन लगे, तो आप कहेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसे बनने में कुल जो खर्चा आया था 63,96,729 रुपए का इसमें कुल खर्चा आया था। ये खर्चा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, संविधान सभा में बैठे लोगों के चाय नाश्ते का खर्चा, संविधान बनाने के लिए जो आने जाने का किराया लगता था उसका खर्चा, संविधान बनाने के लिए जो कॉपी पेंसिल चाहिए उसका खर्चा, तो इस तरह से ये खर्चा पूरा होता है। मूल प्रति की भाषा, जो हमारा संविधान की मूल प्रतियां हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और अंग्रेजी में इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने इसे अपने हाथों से अंग्रेजी में लिखा है। और एक बात और, इन्होंने मतलब जो इन्होंने संविधान लिखा था तो वो बिना किसी फीस के लिखा था। इन्होंने संविधान लिखने की कोई भी फीस नहीं ली थी, शर्त ये रखी थी कि मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम प्रेम लिखूंगा, PREM। अगर आप संविधान की मूल प्रति को देखेंगे
तो उसके हर कोने पे इस तरफ या फिर इस तरफ आपको ये प्रेम लिखा हुआ जरूर चमकेगा। तो वो इसी शर्त के अधीन इनका नाम प्रेम वहां पर लिखा हुआ है। और संविधान के अंतिम पन्ने पर इन्होंने अपना नाम नहीं बल्कि अपने गुरु का नाम लिखा था, तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक, कुल सत्र जो है वो 11 सत्र चले, पहले ही हम बात कर चुके हैं। कुल बैठ के जो है वो 166 बैठ की हुई थी, पहले ही हम बात कर चुके हैं। ठीक है, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। अब कुछ महिलाएं जो मेन महिलाएं उनका नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, एकमात्र दलित महिला दक्षिणी वेलायुल्लम थी। एकमात्र दलित महिला संविधान सभा में तो दक्षिणी वेलायुल्लम थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में थी। यूएन महासभा की पहली अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की शायद पुत्री थी, शायद इनकी बहन थी। ठीक है, हाँ था, इनकी जो है वो सिस्टर थी। तो ये संविधान सभा में थी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री, जो कि पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर, तो ये संविधान सभा में थी। आंध्र महिला सभा की स्थापिका 1937 में इन्होंने आंध्र में आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी, दुर्गाबाई देशमुख, ये संविधान सभा की सदस्य थी। पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रही है महिला सुचेता कृपलानी। 1963 से लेकर 1969 तक ये महिला मुख्यमंत्री रही है। ये संविधान सभा की क्या थी, सदस्य थी। पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, ये महिला राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल है, जो कि सरोजिनी नायडू इनका नाम है, तो ये भी संविधान सभा की सदस्य थी। और 1947 से लेकर 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, मतलब ये गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। एक और मेन पॉइंट अब हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को, ये तारीख आप ध्यान रखें, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज आप जानते हैं ना, सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा, तो तिरंगे को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद हमारी संविधान की समितियां शुरू होंगी। संविधान में कौन कौन सी समितियां हैं, उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष है, उन समितियों का क्या क्या कार्य है, संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस समिति का रहा है और उस समिति में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है, संविधान में संविधान और भारत को अखंड बनाने के लिए कैसे कैसे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, उस सब पर बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। उम्मीद है ये क्लास आपको काफी पसंद आई होगी, काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप अगली क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।